अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए बाज़ाब्ता खत लिख दिया है और वाक़े की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के नाम खत में 5 सवालात भी उठा दिए हैं और इस्तदा की है कि कमीशन इन सवालात का जायज़ा ले। शहबाज शरीफ के खत में जो पहला सवाल उठाया गया है वो ये है कि इमरान खान के काफिले को सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदारी किन कानून नाफिज करने वाले इदारों की थी और क्या काफिले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और SOPs बनाए गए थे और क्या उन प्रोटोकॉल्स की पैरवी की गई थी। दूसरा सवाल जो शहबाज शरीफ ने अपने खत में उठाया है वो ये कि हादसे के अपने हक़ाइक़ क्या हैं, वाक़े में मुतादिद शूटर्स और रद्द अमल में होने वाली फायरिंग की रिपोर्ट्स के हक़ाइक़ क्या हैं, कितने मुतासरीन हैं और ज़ख्मों की नोयत क्या है। तीसरा सवाल ये कि क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने वाक़े के बाद मुरव्विजा तहकीकात, सबूतों को इकट्ठा करने और मामले को हैंडल करने के तरीक़ाकार की पैरवी की और अगर नहीं की तो उसमें क्या प्रोसीजरल खामियां मौजूद थी और ज़िले की कौन सी इंतज़ामिया, कौन से कानून नाफिज करने वाले इदारे या सूबाई हुकूमत के अहलकार इसके ज़िम्मेदार हैं। चौथा सवाल ये उठाया गया है कि क्या वाक़े की तहकीकात में जानबूझकर रुकावट डालने की कोशिश की गई, अगर हाँ तो किन अनासिर ने ऐसा किया और क्यों किया। पांचवा सवाल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खत में उठाया है वो ये कि क्या जो शूटिंग हुई थी वो इमरान खान को कत्ल करने के लिए एक मुजरिमाना साजिश का नतीजा थी या ये एक अकेले शूटर का इक़दाम था। इन दो सूरतों में कौन से अनासिर जिम्मेदार हैं। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने खत में लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत ममनून होगी अगर इस दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और हुकूमत इस अज़म का इजहार भी करती है कि वो कमीशन को अपना काम करने के लिए मुकम्मल मदद और ताउन फराहम करेगी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान पर फायरिंग की FIR दर्ज हो गई है। ये FIR पंजाब पुलिस ने दर्ज की है, उस सूबे में दर्ज की है जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तहरीक इंसाफ के हलीफ चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दर्ज की गई FIR को मानने से इनकार कर रही है, बल्कि इस FIR के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान IG पंजाब को 24 घंटे के अंदर वज़ीराबाद हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था और आज कल की समाअत का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है, जिसके पैराग्राफ नंबर 2 में IG पंजाब को हुक्म दिया गया है कि ये उनका फ़र्ज़ है कि वो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म सरजद होने की सूरत में FIR के इंदराज का तकाजा पूरा करें। लेकिन बेंच के रुकन जैसे याया आफरीदी ने इस पैराग्राफ नंबर 2 के हवाले से इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि इंतहाई एहतराम के साथ मुझे हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 2 में किए गए मुशाहिदात के बारे में दायरा इख्तियार से मुताल्लिक संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि यह मामला ज़ेर समाअत मुकदमे से मुताल्लिक नहीं है। दूसरी तरफ आज लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपनी ही हुकूमत के मुकर्रर करदा IG के खिलाफ उनके दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। FIR से मुतालिक इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा है कि मज़े का खेज़ FIR के मामले पर तो मेरा मौक़िफ़ मेरे बुकला देंगे। मैं अपनी तमाम उम्र अपने मुल्क के बारे में एक खुशहाल फलाही रियासत का ख्वाब देखता आया हूँ और मेरी तमाम तर जिद्दोजहद अपनी कौम के लिए इसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिशों से इबारत है। आज कौम बेदार हो चुकी है। इसके बाद फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वकला को हिदायत की है कि वज़ीराबाद हमले की FIR के इंदराज के लिए अदालत से रुजू किया जाए। IG पंजाब और DPO गुजरात ने जिस तरह नामालूम दबाव पर शहादतें ज़ाया की वो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है जिस पर अलहदा कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। असद उमर ने FIR रिजेक्टेड के हैशटैग के साथ ट्विटर पर लिखा कि मुल्क में कायम निज़ाम की हकीकत अवाम के सामने खुलकर आ गई है। चंद अफराद नहीं बल्कि पूरा निज़ाम बरहना होकर कौम के सामने। पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब की खिदमत वापस लेने के लिए वफाक को खत लिख दिया है और ख़त में पंजाब हुकूमत ने लिखा है कि सूबाई काबीना IG फैसल शाहकार की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। IG पंजाब की कारकर्दगी मायूस कुन होने पर वफाक में खिदमत वापस ली जाएँ। IG फैसल शाहकार की कारकर्दगी 4 नवंबर को मायूस कुन रही। लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीराबाद में फायरिंग का वाक़या हुआ था। पंजाब हुकूमत ने 6 नवंबर को खिदमत वापस लेने के लिए वफाक को खत लिखा। फैसल शाहकार ने खुद भी ओहदे से अलग होने का फैसला कर रखा है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र फैसल शाहकार की खिदमत वापस ली जाएँ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक आज लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मालूम था कि मुझे मारेंगे, इसलिए पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करा दी थी। हम जब मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा बनाया गया। दूसरा मंसूबा सलमान तासीर की तरह मुझे कत्ल करने का बनाया गया। मैंने इस हवाले से जलसे में भी बता दिया था कि इनका प्लान क्या है। मालूम था कि गुजरावाला या गुजरात में हमला होगा, मुझे कत्ल करने की कोशिश होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नीचे सब हैं। हमने जिन लोगों के नाम दिए अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश में निकल जाएंगे। मुलजिम नवेद की हिफाजत की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की लगा दी है। मुलजिम नवेद का बयान झूठ पर मबनी है और झूठ के पाँव नहीं होते। इमरान खान ने कहा कि अगर मुल्क का इंतजाम चलाना है तो इख्तिदार के साथ इख्तियार भी मिलना चाहिए। मेरा फौज से कोई इशू नहीं,
सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। मुलाकात के दौरान एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि यह $1 मिलियन का सवाल है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज कहा है कि इमरान खान पर हमले का मुल्जिम नवेद ही है। वजीराबाद का वाकया जो है उसमें जो मुल्ज़म है नवीद, वही मुल्ज़म है, उसके अलावा कोई और दूसरा मुल्ज़म नहीं है। और वो उसी तरह से मोटिवेट होके आ गया जिस तरह से एक बंदा मोटिवेट होके आया और उसने एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो है वो कातलाना हमला किया। उसका किसी सियासी या मजहबी जमात से कोई तल्लक नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं FIR तो मुद्दई की मर्जी की होती है। कल को आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ का नाम लिख के करे जी FIR दर्ज, तो फिर क्या FIR दर्ज हो जाएगी? कम अज कम कोई ऐसी कन्विंसिंग एविडेंस उस दरखास्त में उस मुद्दई के पास होना जरूरी होती है जो लीड करे एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ। अगर आप जैसा कोई शरपसंद जो है कौमी अदारों को सरनगू करने के लिए इस किस्म की बात करेगा तो वो बात जो है वो किसी तौर पे जो है वो तस्लीम जो है वो नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च फिलहाल तो रुका हुआ है, जुमेरात से शुरू होगा, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है। आज भी तहरीक इंसाफ के हामियों ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए, जबकि गवर्नर हाउस लाहौर की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है। इस एहतजाज के हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सूबाई हुकूमतें एहतजाज के हवाले से अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करें, वरना इसके संगीन आईनी नताइज होंगे। APK और पंजाब में सूबाई हुकूमतों की इमा पे और पुलिस की हिफाजत में करोड़ों की तादाद में लोग चंद 100 शरपसंद एहतजाजियों के एहतजाज की वजह से ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। सूबाई हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरा करें, वरना मैं ये बात उन्हें बावर करवाना चाहता हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सूबाई हुकूमतों को कहता भी हूँ कि वो फौरी तौर पर कौमी शहरों को, मोटरवेज के टूल प्लाजास को, उन्हें फौरी तौर पे जो है वो खुलवाएं। हम इस सूरत हाल को ज्यादा देर जो है वो चलने नहीं देंगे। ये 2 सूबे जो है ये फेडरेशन पे ऊपर हमलावर हो रहे हैं। ये सूबाई हुकूमतें जो है एहतजाज करवा रही हैं। इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के चीफ सेक्रेटरीज को खत भी लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से सूबाई हुकूमतें अब आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो रही हैं। हालात कंट्रोल करने के बजाय पुलिस तमाशाई बनी हुई है। अमन व अमान बरकरार ना रखने के संगीन नताइज हो सकते हैं। छोटे ग्रुप मोटरवे, हाईवे और लिंक रोड बंद कर देते हैं। लोगों की आमदोरफ्त, सामान की तरसील में रुकावट है। बच्चों की स्कूल तक रसाई नहीं हो रही है। मुजाहिरीन को फौरी हटाया जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त बहाल हो सके। इसके अलावा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें भी आ रही हैं। द न्यूज़ में अंसाराबादी की खबर के मुताबिक देर ना हो जाए इसलिए हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कराने की कोशिशें की जा रही हैं। बाखबर ज़राए ने कहा है कि कोशिश की जा रही है कि दोनों फरीकों को एक जगह बिठाकर मुज़ाकरात कराए जाएं और उनके सियासी तनाज़ात मुनासिब अंदाज से तय कराए जाएं ताकि मुल्क को मजीद किसी सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का सामना न करना पड़े। PTI के ज़राए ने तस्दीक की है कि दोनों फरीकों के दरमियान राब्ता दोबारा कायम हुआ है, लेकिन इस हवाले से कोई बात कहना कबल वक्त होगी। गैर वाज़ेह वजूहात पर इमरान खान ने पीर को अपना लॉन्ग मार्च मजीद 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया। ख्याल किया जाता है कि इस ताखीर की वजह हुकूमत और PTI के दरमियान पसी पर्दा होने वाला कोई राब्ता है। खबर के मुताबिक ज़राए का इसरार है कि सियासी फैसले खिलाड़ी खुद करें। अगर इमरान खान जल्द इलेक्शन चाहते हैं तो PTI को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। पहले भी दोनों फरीकों के दरमियान कुछ राब्ते हो चुके हैं, लेकिन ये गैर फैसला कुन साबित हुए थे। 30 अक्टूबर को लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कारोबारी शख्सियत इमरान खान का मुज़ाकरात के लिए पैगाम देकर आई थी। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बातचीत के जरिए तय करना चाहते थे। मेरे जानने वाले हैं, महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, जॉइंटली मशवरा करके अपना 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं लूँ। मैंने कहा हमको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। उसको तो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, जिन रात कहते ये एनोर के लिए तैयार है, चाहते हैं। अब वो अपने पैगंबर भेजते हैं कि मुझसे बात करें। ये बदतरीन किस्म का दोगलापन नहीं तो क्या है। लेकिन उसके बाद मुरीद के में कारकुनों से खिताब करते हुए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि मैंने उनसे बात की जिनसे मिलने आप गाड़ी की डिग्गी में छुप कर जाया करते थे। शहबाज शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें, और फिर एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे।
और फिर अगले ही दिन मियां नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लिख दिया कि मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर कोई तैयार नहीं हुआ। बात करेंगे वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, एक लग नहीं रहा कि एक ब्रोकन सिस्टम है जिसमें इमरान खान साहब को अपने ऊपर होने वाली एफआईआर पर, अपने ऊपर होने वाले हमले की एफआईआर वो नहीं करा पा रहे हैं। वजीर आजम चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि जी आप एक फुल कोर्ट के जरिए इसकी तहकीकात करा लें दस्तयाब जजेस से। साथ में इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद हुए हैं, आपके मुज़ाकरात की खबरें आ रही हैं मगर उसकी कोई निशानियां नहीं नजर आ रही हैं कि उसका कोई नतीजा निकल रहा है। एक ब्रोकन सिस्टम नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में? नहीं, इस वक्त शाहजेब कतन ब्रोकन सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मैं कहूँगा कि अफसोसनाक बात है कि एक बड़े मुतनाज़ा फैसले के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके नतीजे में पीटीआई की हुकूमत पंजाब के अंदर बहाल की गई और इसने विद इन वीक्स पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसकी इंतजामी मशीनरी को मफलूज नहीं किया बल्कि उसमें मेल्ट डाउन कर दिया है। आप देखिए चीफ सेक्रेटरी वहां से जॉब छोड़ के जा चुके हैं कि इस इंतहा की पॉलिटिसाइजेशन है कि मेरे लिए काम करना मुमकिन नहीं रहा। आईजी पुलिस भी जो है वो ये बात रिकॉर्ड पे ले आए हैं कि इस कदर पॉलिटिसाइजेशन है कि मैं आजादाना तौर पे काम नहीं कर सकता। इससे पहले आपको मालूम है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी वहां पर तो तकरीबन 7-8 आईजीज बदले थे, 5-6 चीफ सेक्रेटरीज बदले थे, 12-12, 13-13 वहां पे सेक्रेटरीज बदलते थे। इसी तरह दर्जनों के हिसाब से कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीआईजीज और डीपीओज बदलते थे। ये मैं तो एक हैरान हूं कि पाकिस्तान से और बिलखुसूस पंजाब से किस किस्म का इंतकाम लिया जा रहा है कि उसके तमाम इंतजामी ढांचे को मेल्ट डाउन या एक ब्रिंक ऑफ डिजास्टर के ऊपर लाके खड़ा कर दिया गया। अब इस वक्त देखिए पंजाब के अंदर कहते हैं कि हमारी हुकूमत है। भाई आप अगर अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, आप कौन से इनकलाब की बात करते हैं? वो कौन सा इनकलाब लेकर आएंगे जब आप अपनी एफआईआर अपनी हुकूमत से नहीं दर्ज करा सकते? फिर आपने पूरी कौम को कहा कि हमें 24 घंटे पहले पता लग गया था कि हम पे वजीराबाद में हमला हो सकता है। तो आप बताइए, कमांडो आपके, पुलिस आपकी, सिक्योरिटी आपकी, आपने क्या एहतियाती तदाबीर वहां पर ली? हद तो यह कि आपके पास तो वहां एम्बुलेंस भी नहीं थी, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है। फिर आप अगर जख्मी हुए, गोली लगी, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ रिलीफ जो होता है स्टेबलाइजेशन के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वजीराबाद आपके काबिल नहीं था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजरात आपके काबिल नहीं था, डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गुजरांवाला आपके काबिल नहीं था। जब गोली लगती है तो इंसान को अगले लम्हे का नहीं पता होता कि वो कितनी संगीनी के साथ लगी है, लिहाजा आप फौरी तौर पे फर्स्ट एड के लिए करीबी हॉस्पिटल के पास जाते हैं। मुझे जब गोली लगी थी तो मुझे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में फर्स्ट एड मिली थी और जब तसल्ली हो गई कि मैं स्टेबल हूं फिर मुझे लाहौर मुंतकिल किया गया। यहाँ पे आप कहते हैं कि मुझे 4-4 गोलियां लगी हैं और 3.5 घंटे की ड्राइव से आप अपनी गाड़ी में बैठ के अपने ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। कोई मेडिको लीगल नहीं होता। देखिए, क्राइम की बुनियाद होती है मेडिको लीगल। खान साहब का कोई मेडिको लीगल नहीं हुआ, फिर आप कहते हैं कि मैंने एफआईआर दर्ज करानी है। एक मुकम्मल क्याओस है। वैसे ये जो ये है क्या ये धर्म भरम वाकई नजर आ रहा है मुल्क का निजाम। मगर इसमें मसला ये है ना एहसन इकबाल साहब कि चीफ सेक्रेटरी काम करने को तैयार नहीं है। दोस्त कह रहे हैं आप वो छुट्टी पे छुट्टी एक्सटेंड किए जा रहे हैं। आईजी पंजाब ने खुद वफाक को लिख दिया कि मैं नहीं काम कर सकता इसमें। पंजाब हुकूमत भी कह रही है, हालांकि जो डीपीओ हैं गुजरात के, जो कि ज़ाहिर परवेज़ लाई साहब की मर्जी से लगे हुए, उन्होंने कहा कि हमें तो पंजाब हुकूमत ने रोका हुआ है, जब वो कहेंगे तो हम एफआईआर दर्ज कर देंगे। मगर जिम्मेदारी आईजी पर डाल दी और आईजी की जो इस वक्त खिदमात हैं वो वफाकी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। सीसीपीओ को हटाना चाहती है वफाकी हुकूमत, तो पंजाब हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये एक सबसे बड़े सूबे में एक सर्कस लगा हुआ है ना, एक ब्रोकन सिस्टम है ना। इसका क्या है नतीजा, कैसे निकले? ये सर्कस देखिए, ये वही सर्कस है जो 4 साल पीटीआई ने पूरे मुल्क के अंदर चलाया। पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे की चूकें लाई और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो इन्होंने तजुर्बे किए उसमें पंजाब में मुकम्मल इंतजामी नारकी पैदा हो गई। और मैं फिर ये कहूँगा कि ये अफसोसनाक बात है कि ये हुकूमत एक मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में कायम हुई है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि उस रिव्यू पिटीशन को टेक अप करे जो उस फैसले के लिए है, ताकि इससे पहले कि पाकिस्तान का और पंजाब का खास तौर पे
मजीद नुकसान हो, हम इससे बचना चाहिए। इंतजाम मगर ऐसे बात साहब, अब से के अंदर आपसे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कहा गया एक शो में असद उमर साहब की तरफ से कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। आज अंसार भाई से भी खबर थी, कुछ हो रहे हैं क्या किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात, या कोई दरमियान में है जो कम से कम पैगाम रसानी कर रहा हो ताकि मामला सेटल हो? देखिए, पीटीआई की तरफ से जो उनके अंदर कुछ संजीदा लोग हैं उन्होंने राब्ता किया था, लेकिन असल मसला यह है कि ये 4 सालों में हमें यही मसला रहा है कि पीटीआई के जो संजीदा नासिर हैं वो कौमी असेंबली में भी हमसे मुज़ाकरात करते थे, बातों पे इत्तफाक करते थे। फिर ये बात होती थी कि अब ये सारी बातें खान साहब को कौन जाके समझाएगा, क्योंकि खान साहब की जो अना और जिद है उसके आगे कोई पीटीआई का बंदा उनके आगे बोल नहीं सकता। तो ये सब लोग बेबस होके फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि खान साहब की जो मुतालबे होते हैं वो बड़े ही अनफेयर होते हैं या गैर मुनासिब होते हैं, और वो खुद कन्विंस नहीं होती पीटीआई की नेगोशिएटिंग टीम कि वो उनको मनवा सकती है। तो लिहाजा हम एक बड़ी अजीब सूरत हाल में है। इस वक्त एक शख्स है जिसकी ईगो माउंट एवरेस्ट से बड़ी है, उसने पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के कौमी इदारे सबको यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने यहाँ पे सरेंडर किया तो खान साहब के साए में 20 इंतहा पसंद ग्रुप ऐसे हैं कि जो इसी मिसाल को लेकर वो भी अपने एजेंडाज लेकर निकल आएंगे। लिहाजा इस रवैये की हम सबको हर सतह के ऊपर सख्ती के साथ सरजमिश करनी चाहिए और हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगेन सिस्टम के ऊपर अगर एक और सवाल मैं आपसे कर लूं, वो ये कि इमरान खान साहब अपनी ही पंजाब हुकूमत होते हुए अपनी मर्जी की FIR नहीं करा सकते, आप लोग अपने वजीर कानून को नहीं बचा सकते, उन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ता है, और पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करती है और वो कल मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। तो कितने बाइख्तियार हैं आप सारे, वो पंजाब में या आप मरकज़ में, क्या इख्तियार है, ये क्या जान है इस सिस्टम में? देखिए, जो हमारी जहां तक हुकूमत है, वफाकी हुकूमत तो बाइख्तियार है अपने दायरे कार के अंदर, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो पंजाब के अंदर पीटीआई ने एक सर्कस खोला हुआ है, और पाकिस्तान के, जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़े सूबे की वो चूकें हिला रही है। इंतजामी ढांचे अशरों में बनते हैं, उनके नट बोल्ट मिनटों के अंदर खुल जाते हैं, और उनको दोबारा जोड़ने के लिए आपको फिर कई साल रिपेयर करना पड़ता है। ये एक बड़ा इंतजामी डिजास्टर है कि जो पीटीआई की जिद की वजह से और उनके इस हिकमत अमली की वजह से पेश आ रहा है। देखिए, सूबाई हुकूमत और इंतजामिया का काम है कि वो रास्तों को खुला रखें। हर जिले इंतजामिया का फर्ज है कि उसके रास्ते में, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो भी हाईवेज हैं उनको वो क्लियर रखें लोगों के लिए। यहाँ पर सूबाई हुकूमतें जो है वो एक अफरा तफरी पैदा करने में पार्टी बन चुकी हैं, मुल्क के अंदर इनारकी पैदा कर रही हैं। इसके लिए हम गुंजाइश पैदा नहीं कर सकते। इस सूरत हाल से निपटेंगे भी, कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और इंतजामी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी की सारे मामले पर क्या रहा है, और ख़ासतौर से आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के इस्तीफे के हवाले से क्या रहा है, क्योंकि आज उन्होंने ट्वीट किया कि आज पार्टी के सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि पार्टी क़यादत मेरे सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं थी और सेनेट की नशिस्त से मेरा इस्तीफ़ा चाहती है। मैं बखुशी सेनेट से इस्तीफ़ा देने पर राज़ी हो गया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि एक सियासी कारकुन के तौर पर मैं अवामी मफाद के मामलात पर अपनी राय का इजहार करना अपना हक समझता हूँ। सिंध सेनेट की नशिस्त देने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। चेयरमैन सेनेट को कल अपना इस्तीफ़ा पेश करूँगा। ये काम पीपल्स पार्टी ने किसके दबाव में किया है, सारी सूरत पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद किए हुए हैं। पंजाब में ये सूरत हाल है कि IG पंजाब को सूबाई हुकूमत छोड़ना चाहती है। IG पंजाब भी कह रहे हैं मुझे वापस रिकॉल कर लें, मगर वफाक चाहता है IG पंजाब रहें। CCPO को वफाक रिकॉल करना चाहता है, मगर जो पंजाब हुकूमत है वो नहीं छोड़ना चाहती है। तो ये एक कंप्लीट ब्रोकन सिस्टम नहीं है ये, जिसका आप भी हिस्सा है, जिस हुकूमत का कोई तरीका है जिसके इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए शाहजेब, बड़ा सिंपल सा एक मसला है। खान साहब इस वक्त जिस अमल में पूरी तरह चल रहे हैं वो है तसादम का रास्ता। उन्होंने आज तक जो भी अचीव किया है वो तसादम है अपोजिशन की उस वक्त की जमातों के साथ या उस वक्त की हुकूमती जमातों के खिलाफ। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से तसादम किया, फिर उन्होंने आर्मी के साथ तसादम किया, फिर उन्होंने अदलिया के साथ किया। अब उनका मौक़िफ़ है ही ये कि जब तक मैं लड़ाई जारी नहीं रखता मेरी सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। इस हिजान को जारी रखने के लिए अगर तो आए कि जी पॉलिसी क्या है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी उनके पास कोई नहीं है, वे फॉरवर्ड उनके पास कोई नहीं है।
4 साल पहले जब वो हुकूमत में आए थे, 4.25 साल पहले, उस वक्त उन्होंने वादे किए थे, एक वादा उनसे पूरा नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी वो नहीं कर सके, लिहाजा और उनकी अपनी जात के ऊपर, उनके खानदान के ऊपर कई इल्जामात उठ गए, उनके दोस्तों के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ गए। अब उनके लिए सिवाय इसके कि वो लड़ाई की कैफियत में रखे, क्योंकि लड़ाई में इनफरादी लड़ाई हो, कोई फर्द लड़े या कोई मुआशरा लड़े, तो वो होशो हवास खो बैठता है, अकल की दलील छोड़ देता है और सिर्फ जज्बात से लड़ता है। मगर खैर साहब देखें, उनकी इस वक्त इदारों से लड़ाई है, तसादुम की सूरत हाल नजर आती है, आप सियासी जमातों से तो है ही, तो उसमें मगर आप लोगों की तो नहीं है ना इस वक्त तसादुम की सूरत हाल, मगर आपके पास कितना इख्तियार है? नून लीग को अपने वजीर कानून से इस्तीफा लेना पड़ता है, आपने आज मुस्तफा नवाज खोखर से सेनेट की सीट से इस्तीफा देने का कह दिया है और उन्होंने हामी भी भर ली है, तो आप लोग तो नहीं तसादुम कर रहे हैं, आपके पास कितना इख्तियार है इस सारी सूरत हाल में? देखिए, इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास जो है वो है। जहां तक आपका ताल्लुक है कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे इख्तियार हमारा तकसीम रहा है, आपने जो जगह, तो तारीख में ऐसा ही होता है, मुल्कों में सिवाय रेवोल्यूशंस के एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो जमहूरी अमल जिसको कहते हैं, उसके तहत आप आस्ता आस्ता स्लोली अपनी जगह लेते जाते हैं और इदारे अपनी जगह छोड़ते जाते हैं। एक दिन में एक कानून बना देने से अचानक तब्दीलियां नहीं हो जाती सारी। खान साहब ने नारे मार के हिजाम तो पैदा कर लिया था, लेकिन वो उसको अमली जामा तो नहीं पहना सके। नहीं, मगर कायर साहब जब मुस्तफा नवाज खोखर जैसे सेनेटर से, जो ज़ाहिर किसी भी जमात के लिए असासा होंगे, जब आप इस्तीफा लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्पेस तो नहीं ले रहे हैं, स्पेस छोड़ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। मुझे वैसे मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, मैंने आज ट्राई की लेकिन मेरी मुस्तफा से बात नहीं हो सकी। अगर मेरी उनसे बात होती है तो मैं आपको बराबर बता सकूंगा। ये उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई इश्यूज पे ऑलरेडी है, और मेरा मुस्तफा साहब से बात हुई तो मैं यकीनन आपको बता सकूंगा। लेकिन जो इशू इस वक्त खान साहब और जो बनाए बैठे हैं, एक बात शायद बड़ी सिंपल है, हम सबको समझना चाहिए। खान साहब का अगर ख्याल है ना कि वो अकेले कोई बहुत बड़ा मार्का मार लेंगे और पाकिस्तान में कोई तब्दीली ले आएंगे, तो ऐसा नहीं है। उनके दौर में पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और दाखिली सूरत हाल सारी बिगड़ी है। आज भी हमें देखने की जरूरत है कि सारे अमल को, आज फिर जो बीबी शहीद ने काम शुरू किया था ना, आज फिर हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत बैठने की जरूरत है। लेकिन इमरान खान अगर इस जोन में हो कि वो बड़े पॉपुलर हैं और वो अकेले ही वो इलेक्शन अपने जोर से करा लेंगे, वो इदारों से भी लड़ लेंगे, वो इलेक्शन कमीशन को भी बुलडोज कर देंगे, वो सियासी जमातों को भी गिरा देंगे, उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इस पूरे अमल में उनके साथ उतने बड़े तादाद में लोग नहीं निकले। और शायद इन इलेक्शन को जिनको वो अपना मेयार बनाते हैं, उस मेयार के अंदर भी अगर 5.25 लाख वोट उन्हें मिले तो 4.25 लाख हमें भी मिले। हमारे लोग कर साहब, इसमें जरा ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात करें, बड़ी अहम बात है, मगर खान साहब की जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात है वो यहीं तक महदूद है कि वो आपका साथ छोड़ दें और उनके साथ हो जाएं, तो फिर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहेंगे। तो इस वक्त वो सिनेरियो है नहीं कि मुल्क की सियासी जमातों ने ये इदराक कर लिया है कि जी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, बस इतना इदराक है कि हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब मैं आपकी लॉजिक से एग्री नहीं करता। खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं, ना उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है। उनकी तो बेसिक लड़ाई क्या है, पहले दिन से वो मुतालबा क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को वो बतून कर रहे हैं। कभी इनको मीर जाफर मीर सादक कहते हैं, कभी उनको कुछ कहते हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप गलत पार्टियों को आपने हुकूमत दे दी। उनका ये मुतालबा कहना है खान साहब का, आपने इनको हटाओ, इनको खुद आप लाने वाले इनको खत्म करो और मुझे लेके आओ। ये तो उनका ओपन मुतालबा है, जिससे मुतालबा किया जाए उससे मुखालफत होती है। वो तो खुद एस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर मुदाखलत और गैर आईनी मुदाखलत की बात कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं, कल की तकरीर में उन्होंने यही कहा। तो फिर कायर साहब, इसका नतीजा निकलेगा क्या? जुमेरात से वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे दोबारा। अब अगर इस सारे सिनेरियो में जब वो आप लोगों से बात नहीं करने को तैयार, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो जाहिर एक बहुत दूर की बात है, उनका मुतालबा एस्टैब्लिशमेंट से कि वो मुदाखलत करे, न्यूट्रल ना रहे, तो कहीं आपको लग रहा है सिस्टम खतरे में है, या आप पूरे एतमाद है सिस्टम को कोई खतरा नहीं है आने वाले हफ्ते में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइंदा हफ्ते के अंदर वो मार्च शुरू करेंगे और फिर को 10-15 दिन का वो मार्च करना चाहते हैं, और वो खुद कह चुके हैं कि मेरा अगर मार्च कामयाब नहीं होता तो फिर मैं 10 महीने तक मार्च जारी रखूंगा। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता सिस्टम को कोई डिरेल हो चला है, लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो हमें सीरियसली देखने की जरूरत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ी मुश्किल से कोई बैरूनी सपोर्ट मिली है। इधर हमारा फ्लड ने जनाजा निकाला हुआ है, बुरा हाल हुआ पड़ा है। उस वक्त हमें बाकी तावन की जरूरत है। आज अगर सऊदी क्राउन प्रिंस 21-22 तारीख को या इस महीने के एंड में वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं,
तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह बाकी ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, चाइना के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा है, तो ये दौरे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, रिवाइवल के लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए बहुत जरूरी है। अगर इमरान खान साहब इसको रोकते हैं या उनके मार्च की वजह से ये रुकते हैं, इदारों के साथ वो तसादम करते हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान की बका के साथ लड़ रहे हैं। तो इमरान को अपने आप को और पाकिस्तान को आमने सामने नहीं खड़ा करना चाहिए, अभी भी उनको रुक के सोचना चाहिए और अपना कोई रास्ता निकालना चाहिए। डायलॉग ही डेमोक्रेसी है। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा खैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल को 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पता नहीं चल सका है कि अरशद शरीफ को क्यों और किसके कहने पर कत्ल किया गया। इस पर अब मज़ीद सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से आज 2 अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम कीनिया से इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद आज पाकिस्तान वापस आ गई है, जबकि दूसरी तरफ अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से वज़ीर आज़म के बनाए गए इंक्वायरी कमीशन पर अदम एतमाद के बाद आज वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए जो इन सवालात पर खुसूसन गौर कर सकता है कि अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत कारी की, क्या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे या किसी वफाकी या सूबाई इंतजामिया को अरशद शरीफ की जान को खतरे की धमकियों के बारे में मालूम था, और अगर मालूम था तो उन्होंने इस खतरे से निमटने के लिए क्या इकदाम किए, वो क्या हालात और वजूहात थी जिस पर अरशद शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से कीनिया गए, फायरिंग के वाक़े की असल हकीकत क्या है जिसमें अरशद शरीफ की मौत हुई, क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए कमीशन की तश्कील ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। कीनिया में फायरिंग के वाक़े में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत के अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद तजर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कीनिया भिजवाई गई। मामले की संगीनी और चंद पहलुओं पर शकूक व शुबहात की वजह से हुकूमत पाकिस्तान और बाकी रियासती इदारों ने अरशद शरीफ की पाकिस्तान से रवानगी से कबल राब्तों की तहकीक करना ज़रूरी समझा। इसलिए वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब पर मुश्तमिल कमीशन बनाया था, लेकिन इस हवाले से नोटिफिकेशन आने से पहले ही हुकूमत की तवज्जो में लाया गया कि अरशद शरीफ की वालदा ने आपसे यानी चीफ जस्टिस से मामले की तहकीकात के लिए कमीशन का मुतालबा किया है। हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। अरशद शरीफ के जाबहक होने पर वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों पर शकूक व शुबहात जाहिर किए गए। अवामी एतमाद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाना जरूरी है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि गैर जानिबदार बॉडी ने तहकीकात ना की तो तवील मुद्दती बुनियादों पर नुकसान होने का खदशा है। और दूसरी जानिब अरशद शरीफ के कत्ल की इब्तिदाई इंक्वायरी के लिए बनाई गई 2 रुकनी तहकीकाती टीम आज कीनिया से वापस आ गई है। कमेटी की ब्रीफिंग के बाद आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया। ये वहाँ की पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक मिस्टेकन आइडेंटिटी या गलत शनाख्त का मामला नहीं है, बादियों नज़र में ये कत्ल है। वापस आई है। मैंने उस टीम से ब्रीफिंग दी है। मैंने उस टीम से कहा है कि वो दुबई भी जाएं, वहाँ पे जो चीज़ें कन्फ्रंट करना ज़रूरी है उनको भी करें। बाकी अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें प्रेमा फशाई है अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया। ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। मिस्टेकन आइडेंटिटी का जो मामला वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता। उसमें बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं और अगर ये मर्डर है जो कि प्रेमा फशाई मालूम होता है कि है, फिर इसमें 2 बंदे जो हैं वकार और खुर्रम युद्ध के दोनों भाई हैं, वो फिर इससे बाहर नहीं है, किसी कीमत पे वो बाहर नहीं है। उनके बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। बाकी जो 2 मेंबर्स टीम जो वहाँ पे गई थी उन्होंने जो कंक्लूजन्स ड्रा किए हैं जिनमें से 2 का मैंने जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक जो है वो रीज़न बेस्ड है। वहाँ पे जो पुलिस है उस पुलिस के मुतल्लिक भी ये चीज़ें सामने आई है कि वो पुलिस जो है वो इस किस्म के काम करने की माहिर है। यानी किसी के कहने पे जो है वो पैसे वैसे लेके भी ये काम कर देती है। फायर करने वालों को ये मालूम था कि इस गाड़ी में जो 2 बंदे बैठे हैं उनमें से अरशद शरीफ कौन है, वो किस सीट पे बैठा है, किस साइड पे बैठा है, गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा है, और जो ड्राइव कर रहा था उसे भी मालूम था कि किस जगह पे क्या होना है और उसने किस तरह से अपने आप को जो है वो सेव करना है। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में सवालात उठाए हैं। देखते हैं चीफ जस्टिस इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।
कल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल सिडनी में होना है। बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की जा रही हैं कि पाकिस्तानी टीम ने बाउंस बैक किया है। जब लग रहा था कि सेमीफाइनल तक रसाई बहुत मुश्किल हो गई है, अगर मगर की गेम शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान की टीम ने बाउंस बैक किया। साउथ अफ्रीका की टीम भी हार गई नीदरलैंड से, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मौका बना। हमारे साथ सिडनी से सबसे पहले फैज़ान लखानी मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं, फिर सिकू भाई का भी तजिया मालूम करेंगे। फैज़ान, बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की, मगर खबर आई कि बाबर आजम ने बड़ी प्रैक्टिस की। क्या माहौल है, क्या मूड है इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सिडनी में? जी शाहजेब, बिल्कुल टीम का मूड अगर देखा जाए और बात करें टीम के मूड की, तो बड़ा ज़बरदस्त मूड है। और ऑफ कोर्स जिस अंदाज में पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची, तो हर किसी के हौसला बुलंद है। स्ट्रैटेजी पाकिस्तान टीम की अब यही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रेशर से आज़ाद होकर क्रिकेट खेलनी है। जहन में ये दबाव नहीं लाना कि अब आगे क्या होगा। नताइज को फरामोश करके, नताइज को साइडलाइन करके, नताइज को सोच में लाए बगैर अच्छी क्रिकेट खेलने की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान टीम की। और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम ने मैच से एक रोज़ कबल यहाँ सिटी में प्रैक्टिस सेशन नहीं किया था। प्रैक्टिस सेशन ना करने की वजह यही थी कि जो टीम में एक स्ट्रैटेजी जो डिस्कस हो रही है, जो प्लानिंग डिस्कस हो रही है पाकिस्तान टीम में, वो यही हो रही है कि मैच में जब जाए प्लेयर्स तो बिल्कुल फ्रेश जहन के साथ जाए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले भी पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस सेशन नहीं किया था, तो ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को फेवर कर रही है कि फ्रेश माइंड के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरे, ज़्यादा तवील प्रैक्टिस सेशन ना करे ताकि एग्जॉस्ट ना हो जाए पाकिस्तान के प्लेयर्स। और जो बाबर आजम जो अपनी फॉर्म के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अकेले तनहा प्रैक्टिस करते रहे। 1-1.5 घंटा सिटी क्रिकेट ग्राउंड में उन्होंने प्रैक्टिस की, बट दीगर खिलाड़ियों ने आराम को तरजीह दी। काफ़ी आज रिलैक्स्ड दिखाई दिए पाकिस्तान टीम के तमाम प्लेयर्स। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर ईगरनेस है पाकिस्तान टीम में, और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी पुरुद है। न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला है, और ये अब इस स्टेज पर टूर्नामेंट आ चुका है कि अब जो भी टीम यहाँ से अच्छा खेलेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। बारिश का भी अब इस वक्त सिडनी में कोई इम्कान नहीं है। और पिच की अगर हम यहाँ बात करें तो रिवायती तौर पर ये देखा गया है कि सिडनी के पिच में थोड़ा सा स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो कंडीशंस नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पेसर्स को इस बार सिडनी की कंडीशन में ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। बहुत शुक्रिया। फैज़ान की राय आपने सुनी। सिडनी में मौजूद थे सिकू भाई, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सिकू भाई, बारिश का कोई चांस नहीं है, टीम ने आज आराम किया, बाबर आजम ने प्रैक्टिस की, ज़ाहिर है वो नहीं चल पाए हैं, नहीं परफॉर्म कर पाए हैं अभी तक टूर्नामेंट में। उम्मीदें हैं, सिडनी का ग्राउंड है, पेसर्स पाकिस्तान के पास अच्छे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, बाउंस बैक भी किया है, जीतने की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले तो हमारी बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है, बगैर किसी शक के 4 सीमर्स, 3 स्पिनर्स। वी हैव अ वेरी बैलेंस्ड बॉलिंग साइड, और हमारी बॉलिंग साइड का सबसे मज़े की बात यह है कि जो सबसे ख़राब इकॉनमी रेट है वो 7 का है, और बाकी 4-5 लड़कों ने जो बॉलिंग की है उनका इकॉनमी रेट जो है वो 6 और 7 के दरमियान है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और इफ्तिखार का तो 5 है, तो हमारी बॉलिंग अटैक एक्सेलेंट। तो हमें बॉलिंग के ऊपर तो बहुत कॉन्फिडेंस है। अब आप बात कर रहे थे बाबर का, अब बाबर का मसला ये हो गया है कि उसको यही याद दिलाना है। देखें, अगर वहाँ मैं होता, आई एम श्योर वो हो सकता है कि वो लोग भी कर रहे हों, जो मोटिवेटर है मैथ्यू एटन, उसको बिठाकर समझाया कि 5 मैच पहले जब उन्होंने ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी तो उसने 192 रन किए थे टोटल ऑल टुगेदर, तो उसकी वहाँ फॉर्म लगी हुई थी। अभी थोड़ा सा फॉर्म खराब हुई है, और उसको समझाना है कि आपकी बिल्कुल फॉर्म से ये जहनी तौर पे आप दूर हो जाओ, सब कुछ गलत हो जाए एक नया मैच समझ कर खेले, तो आई एम श्योर ही कैन रिकवर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस। जो एक पहले टेंशन रहती थी कि मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म करता, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, क्या किया जाए? उसी ऑर्डर में रहा जाए जब आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए बाबर को, या फिर चेंज किया जाए? देखो शाहजेब, मैं एक ऐसी बात करूंगा कि मुझे है कि लोग नाराज ना हो जाएं, कि कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये ओपनर्स जल्दी आउट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर को बड़ा चांस मिल रहा है खेलने का। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस, मगर ये कि मेरा जो दिल और दिमाग की यहाँ जंग है, मेरा दिल ये कह रहा है कि उनको वही करना चाहिए जो ये करते आए हैं, जिस तरह वो खेलते आए हैं। और ये ओपनिंग पेयर ने हमें बहुत मैच जिताए, तो इनको करते रहना चाहिए। मगर दिमाग ये कह रहा है कि ओपनर को, हारिस को ओपन करके बाबर अगर 1 डाउन आ जाते हैं तो हारिस जो है सर्कल का फायदा उठाए, ये हर कोई कह रहा है, मेरा भी दिमाग ये कह रहा है। वैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजंस लिए जा सकते हैं ना, कि कभी किसी को मूव कर दिया मैच को देखते हुए, फॉर्म को देखते हुए, ये कि या फिर यही रहा जाए कि जो कॉम्बिनेशन है उसको उसी तरह चला जाए। आप समझते हैं कि तब्दीली करने में कोई हर्ज नहीं है?
नहीं तो कुछ शायद बात इसलिए कि ये सीरीज नहीं है, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। तो इसमें अगर जो एक लड़के जो एक कंफर्ट जोन में आए हुए हैं, एक रिदम के साथ चल रहे हैं, एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो घबरा जाते हैं कि यार हमने ये प्लानिंग चेंज की कि कुछ ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। अगर ये चीज़ उनके जहन में आ गई ना तो ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि इनके ऊपर छोड़ दिया जाए, इनको फैसला करने दिया जाए। ये 2 मैच रह गए, मेरा तो ये दिल ये कह रहा है कि इनको छोड़ दें, इनके हाल पे छोड़ दें। बेटा तुम लोग जो फैसला करना है, जो जिस तरह प्लानिंग करते हो वो करो, मगर दिमाग ये कहता है कि नहीं अगर ओपन वो चला जाए तो बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि लेट देम डू व्हाट। सिक्कू भाई, आप जब दोनों की बात कर रहे हैं, जिंदगी में 3-4 दिल के फैसलों के अलावा आपने कितने प्रैक्टिकल फैसले दिमाग से किए हैं वैसे? कभी कभार करते हैं, कभी कभार नहीं करते, कई दफ़ा बैकफायर भी कर जाता है। बहुत शुक्रिया, तो ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया सिक्कू भाई हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह पाकिस्तान कल जीतेगा। जब आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी तो जीत के ऊपर तबसरा हो रहा होगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।